ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है, लेकिन इस बार निशाना अमेरिकी मिलिट्री अड्डे नहीं बल्कि अमेरिका के करीबी माने जाने वाले कुर्द लड़ाकों के ठिकाने बने हैं। आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आप देख रहे हैं आज़ाद बुलेटिन। 12 अगस्त की दोपहर इराक के एरबिल से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईरान ने कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। खबर इसके अलावा एक ये भी है कि अमेरिकी वॉरशिप गायब हो गए हैं तमाम, और इसके बारे में ईरान ने बयान दिया है। लेकिन बीच में आप देखेंगे कुर्द और ईरान की दुश्मनी है क्यों। फिलहाल जो हमले हुए हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक एरबिल के अलाना वैली में कोमाला पार्टी और कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान यानी KDPI के लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन दोनों ग्रुप्स के ठिकाने शुमाली इराक के कुर्द इलाके में हैं और ये इलाका सीधे ईरान की सरहद से लगा हुआ है। कुर्द फोर्सेस के एक कमांडर के मुताबिक ईरान की तरफ से कई मिसाइलें और ड्रोन्स दागे गए। हालांकि शुरुआती मालूमात के मुताबिक किसी की मौत की खबर नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमले के बाद इराक के एरबिल शहर के या एरबिल ज़िले के कई इलाकों में 4 ड्रोन भी क्रैश होने की खबर सामने आई है और ये दोपहर में हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ईरानी मीडिया ने इसके वीडियो शेयर किए हैं। ये 12:30 बजे दोपहर में हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 ड्रोन खलीफान के एक गांव के करीब गिरे, एक ड्रोन सोरान में एक घर से टकराया, जबकि चौथा ड्रोन बनी हरीर पहाड़ पर गिरा, जिसके बाद आसपास के घास वाले इलाकों में आग लग गई। लेकिन ये जो इमारतें और हेडक्वार्टर फुकते दिख रहे हैं, ये शहर में हुआ हमला है। साथ ही एरबिल में एक बड़े पैमाने पर आग भड़कने की तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान में धुएं का एक बड़ा गुबार दिखाई दिया है। यानी ईरान ने इस बार अमेरिका को सीधे निशाना बनाने के बजाय उन कुर्द ग्रुप्स को टारगेट किया है जिन्हें वो अपने लिए ख़तरा मानता है और अमेरिका का करीबी भी मानता है कि अमेरिका उन्हें हथियार देता है, ये मानता है। और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुर्द लड़ाकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई है या ईरान अमेरिका के करीबी ग्रुप्स को निशाना बनाकर ट्रंप को भी एक साफ पैगाम दे रहा है। कुर्द और ईरान की हिस्ट्री अब आप सुनने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते थे ये दुश्मनी क्या है, कुर्द आखिर चाहते क्या हैं, कुर्द हैं कौन, कहाँ के हैं, ईरान से पंगा क्या है भाई, ईरानी हैं वो या इराकी हैं, कहाँ के हैं। तो सुन लीजिए ध्यान से। और इसके बाद फारस की खाड़ी से अमेरिका के तमाम वॉरशिप्स गायब हो गए हैं, ये बयान ईरान से आया, वो खबर भी सुनिएगा। आज आप ये जान लीजिए कि ईरान की फ़ौज इन ईरानी कुर्दों पर हमले क्यों करती है इराक के अंदर, इन दोनों के बीच दुश्मनी क्या है और ये ईरानी कुर्द इराक में क्यों बस गए हैं। दरअसल ईरान के कुर्दिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कई कुर्द ग्रुप इस वक्त इराक के कुर्दिस्तान रीजन, ख़ास तौर पर एरबिल और सुलेमानिया शहर के आसपास अपने कैंप्स और दफ्तरों से काम कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत और इन कुर्द ग्रुप्स के दरमियान टकराव कई सालों पुराना है। इस टकराव की एक बड़ी कड़ी साल 1946 की महाबाद रिपब्लिक से जुड़ी है, जब ईरान के नॉर्थ वेस्ट हिस्सों में कुर्दों ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली थी। लेकिन ईरान की उस वक्त की शाही हुकूमत ने बाद में उसे फ़ौजी ताकत से ख़त्म कर दिया था। फिर साल 1979 आता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन वाला साल, जब इस्लामी इनकलाब आया। आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में नया निज़ाम बना ईरान में, और इसके बाद कुर्द ग्रुप्स ने अपने इलाकों के लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी और ख़ुद मुख्तारी की मांग शुरू कर दी। ईरानी हुकूमत ने इन मांगों को मुल्क की एकता यानी यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता के लिए ख़तरा माना। कहा कि नहीं भाई, नई जगह हम नया निज़ाम नहीं दे सकते। और इसके बाद ईरान और कुर्द लड़ाकों के दरमियान फ़ौजी टकराव शुरू हो गया, वैसे ही जैसे यमन में सरकारी फ़ौज और हुथियों के बीच हुआ था और आज भी हो रहा है। ईरानी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बाद कई कुर्द अपोजिशन ग्रुप्स ईरान की सरहद पार करके इराकी कुर्दिस्तान में जा बसे। इनमें KDPI, कोमाला, PAK और PJAK जैसे ग्रुप्स शामिल हैं। अब सवाल ये है कि एरबिल और सुलेमानिया में बैठे ये ईरानी कुर्द ग्रुप्स आखिर चाहते क्या हैं, जड़ क्या है इस पूरे मसले की। इनकी एक बड़ी मांग है कि ईरान में फेडरल सिस्टम हो, यानी कुर्द आबादी वाले इलाकों को अपनी लोकल हुकूमत और अपने कई फैसले खुद करने का हक मिले, बिल्कुल हूथियों की तर्ज पर। इसके साथ ही कुर्द ग्रुप्स
कुर्दिश ज़ुबान और कुर्दिश तहज़ीब के हक़ की भी मांग करते हैं, यानी वो स्कूल, कॉलेज और लोकल सरकारी इदारों में कुर्दी ज़ुबान के इस्तेमाल की आज़ादी मांगते हैं। उस ज़बान को लेकर ही फड्डा हुआ था तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था, उसकी कहेंगे तो स्टोरी बताएंगे आपको। खैर, इनका एक बड़ा मुतालबा इकनॉमिक इक्वलिटी का भी है। कुर्द इलाकों में बेरोज़गारी और माली पिछड़ेपन को कम करने और बॉर्डर पर सामान लाने ले जाने वाले कुर्द कोलबर्स के साथ सख्ती ख़त्म करने की मांग की जाती है। इसके अलावा कई कुर्द अपोजिशन ग्रुप्स मौजूदा विलायत फ़क़ीह सिस्टम के बजाय एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं ईरान में, और मांग भी करते हैं इसमें अलग अलग माइनॉरिटीज़ को भी बराबर का हक़ हासिल हो सके ये उनका मकसद है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, ईरान की हुकूमत और IRGC इन कुर्द ग्रुप्स पर इराक़ के अंदर हमला क्यों करते हैं? डिमांड अपनी जगह है, वो चले गए, भाग गए, अपनी जान का ख़तरा था, चले गए। हमला क्यों होता है इन पर? दरअसल ईरान का इल्ज़ाम है या ईरानी निज़ाम का इल्ज़ाम है कि इराक़ी कुर्दिस्तान में मौजूद कुछ हथियारबंद कुर्दिश ग्रुप्स सिर्फ वहाँ बैठकर सियासी काम नहीं कर रहे, बल्कि उनके लड़ाके ईरान की सरहद पार करके ईरानी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हथियारबंद ऑपरेशंस करते रहे हैं। ईरान को ये डर भी रहता है कि इराक़ी कुर्दिस्तान में मौजूद इन ग्रुप्स के कैंप ईरान के अंदर लड़ाके और हथियार मुहैया करवाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और ईरान के कुर्द इलाकों में एक बड़ी हथियारबंद बगावत शुरू हो सकती है। वैसे भी माना जाता है कि अमेरिका इन कुर्दों को हथियार देता है। इसी वजह से IRGC इन ग्रुप्स के कैंप्स को ईरान की सिक्योरिटी के लिए सीधा थ्रेट, सीधा खतरा मानती है। दोस्तों, इसी साल 2026 में भी ईरानी कुर्द अपोजिशन के कई ग्रुप्स ने मिलकर एक कोलिशन बनाया था, एक अलायंस बनाया था, और जंग के दौरान ईरान की तरफ से इराक़ी कुर्दिस्तान में मौजूद उनके ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए थे, जंग अमेरिका से जो चल रही थी। ईरान की तरफ से एक और अहम वजह यह है कि कैंप्स उसकी सरहद के बेहद करीब हैं, यानी ईरानी हुकूमत की नज़र में ये हथियारबंद अपोजिशन ऐसा ख़तरा है जो मुल्क के बाहर बैठा है लेकिन ईरान के अंदर हमला करने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से IRGC ने इराक़ी कुर्दिस्तान में कई कुर्द अपोजिशन कैंप्स और दफ्तरों को निशाना बनाया। पिछले महीने जुलाई 2026 में भी सुलेमानिया के करीब कोमाला के एक कैंप, कोमाला ग्रुप है, कोमाला के एक कैंप पर ईरानी ड्रोन और रॉकेट हमलों में 8 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। दूसरी तरफ कुर्द अपोजिशन ग्रुप्स का कहना है कि उनकी लड़ाई कुर्दों के हक, सियासी आज़ादी और बराबरी के लिए है और वो ईरान में कुर्दों के साथ होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। यानी मामला सिर्फ ये नहीं है कि ईरान कुर्दों से दुश्मनी रखता है, असल टकराव ये है कि ईरान इन हथियारबंद मुखालिफ ग्रुप्स को अपने निज़ाम और अपनी सरहद के लिए सीधा ख़तरा मानता है, जबकि कुर्द ग्रुप्स कहते हैं कि वो अपने सियासी और कौमी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि एरबिल और इराक़ी कुर्दिस्तान में मौजूद ये कुर्द ग्रुप्स आज भी ईरान के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी मसला बने हुए हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए कि कुर्दों का मसला क्या है, वो हैं कौन, उनकी शिनाख्त क्या है, वो कहाँ के हैं, वो इराक़ में क्यों रहते हैं, ईरान उन पर क्यों हमला करता है। एक सारी आपको एक ये मालूमात देनी थी ताकि आप इसे संभाल कर रख लें और आगे इस पर जब बात करनी हो तो बात कर सकें। अब अगली बड़ी खबर, क्या फ़ारस की खाड़ी से अमेरिका के सभी वॉरशिप यानी जंगी जहाज़ गायब हो गए हैं? ईरान का दावा है कि अब पर्शियन गल्फ में फ़ारस की खाड़ी में अमेरिका का एक भी वॉरशिप मौजूद नहीं है। हेडलाइन देख लीजिए ईरानी मीडिया की। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ईरान की नाकेबंदी आखिर कौन कर रहा है? ईरानी जहाज़ों को कौन रोक रहा है अगर अमेरिकी नेवी के वॉरशिप वहाँ है ही नहीं? और अगर कुछ नहीं है तो फिर ट्रेड क्यों नहीं हो पा रहा? IRGC के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिबी ने कहा कि रमज़ान वॉर यानी रमज़ान में शुरू हुई जंग से पहले पर्शियन गल्फ रीजन में अमेरिका के 30 से 40 वॉरशिप्स मौजूद थे, लेकिन अब वहां अमेरिका का एक भी वॉरशिप नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जंग के दौरान ईरान ने ऐसा जवाब दिया कि जंग की कीमत अब दूसरी पार्टी को चुकानी पड़ रही है और वो अपने वॉरशिप्स भी लेकर भाग गए। लेकिन दोस्तों, यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, वही जो मैंने शुरुआत में जिसका एक आपको ट्रेलर दिया। अगर पर्शियन गल्फ में अमेरिका का एक भी वॉरशिप मौजूद नहीं है
तो फिर ईरान पर नेवल ब्लॉकेड, समंदरी नाकेबंदी किसने लगा रखी है? पैदल फौज तो समंदर में उतर नहीं सकती, एयरफोर्स भी बहुत देर, तो उसको तो जहाज़ आना है और लेके जाना है। कौन है जो लंगर डाले खड़ा है? वो समंदरी नाकेबंदी किसने लगा रखी है? नावों के दम पे तो हो नहीं सकती, वॉरशिप के दम पे हो सकती है। और ईरानी जहाज़ों की इंटरनेशनल शिपिंग आखिर किसकी वजह से रुकी हुई है, अगर IRGC के इस बयान को मान लिया जाए? कल यानी 11 अगस्त को ही एक कमर्शियल जहाज़ पर अमरीकी हमले की खबर सामने आई थी। तो फिर सवाल ये है कि ये कार्रवाइयाँ कहाँ से की गईं? क्योंकि एक तरफ IRGC कह रही है कि पर्शियन गल्फ में अमेरिका का कोई वॉरशिप अब मौजूद ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ईरान लगातार ये भी कहता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिपिंग पर अमरीकी प्रेशर और ब्लॉकेट की वजह से दुनिया की इकनॉमी को नुकसान हो रहा है। यानी जंग के दौरान दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं और ईरान से दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। इन दावों के बीच कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब मिलना ज़रूरी है। फिलहाल ईरान की तरफ से भी इस मामले पर अलग अलग तरह के बयान आपके सामने मैंने रख ही दिए हैं। अब सोचिए, समंदर में बिना वॉरशिप के कोई नाकेबंदी किसी मुल्क की कैसे हो सकती है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टीमर या बोट खड़ी हो और ईरानी जहाज़ रुक रही हो। जंग में बयान बढ़ा चढ़ाकर भी दिए जाते हैं। ये जंग का एक उसूल होता है ताकि अपने फौजियों का, अपनी नेवी का मुराल बूस्ट रहे। और ईरानी हुकूमत ये कहती है कि ये जहाज़ों को रोक रहे हैं, ठोक रहे हैं, बिजनेस पर असर ये डाल रहे हैं। अब 2-3 खबरें यहाँ से देख लीजिए। ईरान के प्रेस टीवी ने 12 अगस्त को लिखा, IRGC vows to fulfill leaders' demands, serve as model of resistance against Zionist American arrogance। वही बात है कि IRGC ने कहा है कि सुप्रीम लीडर ने जो कहा है, हुक्म दिया है, उनकी जो डिमांड्स हैं हम उसे फुलफ़िल करेंगे, हम उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। और कहा है कि हम ज़ायनी और अमरीकी जो एरोगेंस है, जो उनका एक गुरूर भी है, जो उनकी ज़िदें हैं, जो उनके हमले हैं और जो उनकी प्लानिंग है और साजिशें हैं, उन सब के ख़िलाफ़ हम यानी IRGC के लोग एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। हम उनसे मुकाबला करते रहेंगे और उन्हें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। लुब्बुल-लुआब ये है। यमन के अंसर अल्लाह मूवमेंट यानी हूथीज़ ने यमन की हुकूमत की सरकारी फ़ौज को भारी नुकसान पहुंचाया है और उन्होंने कहा है कि हमने सऊदी अरब के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पर हमले किए। वहाँ सऊदी के भी फ़ौजी थे, ये उनका दावा है। सऊदी के हथियार भी थे। मोखा और मारिब 2 इलाके हैं, यहाँ पर हमने अपने ऑपरेशंस को और बढ़ा दिया है। ये अंसर अल्लाह मूवमेंट यानी कि हूथीज़ का कहना है। अब फ़लस्तीन की भी तस्वीर देख लीजिए। ये है वो फ़लस्तीन। Dozens of young Israeli settlers beside the home of Palestinian family cutting off its access to roads। एक फ़लस्तीनी का घर कहीं बियाबान में बना हुआ है, उसके घर के रास्ते को भी ये नाजायज़ इल्लीगल इसराइली सेटलर्स ब्लॉक कर रहे हैं। और ये है एक कस्बा कुसरा नाम का, जो नाब्लस ज़िले में, रीजन में आता है। और ये बताया कि उसके रोड को पाट दिया इन्होंने पत्थरों से, जो आपको दिख ही रहा है, बड़े बड़े पत्थरों से, ताकि गाड़ी और वो पैदल भी ना जा पाएँ। और उनकी वाटर सप्लाईज़ और इलेक्ट्रिसिटी भी काटने की बात सामने आई है। ये फ़लस्तीन में अब से नहीं हो रहा है, 75 साल से हो रहा है, यही हो रहा है। फिर भी फ़लस्तीनी डटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।